Today we will look at some important questions that has already came in the previous examinations and those questions which have high probability in the forthcoming examinations like SSC, CHSL, CGL and state examinations. So we'll look into the topic. Now the first question is, who was the first Governor General of India? So इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? It is not asking बिहार बंगाल का कौन था. So what would be the answer? We have already covered this topic. So the answer would be Lord William Bentinck. So first Governor General uh, after enactment of Charter Act of 1833, क्योंकि उससे पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल रह चुके थे 1828 से 1833 तक, और उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आया 1833 का, और उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया के नाम से जाना लगा. ओके, सो we'll look at the next question. Non-intervention policy was started by. So was famous non-intervention policy which was started by Sir John Shore. And what was this policy? This policy was of not interfering or complete neutrality. मतलब बिल्कुल किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना, कुछ इस तरह का पॉलिसी बनाया था सर जॉन शोर ने. तो आंसर वुड बी सर जॉन शोर. Okay. Now next question. First railway between Bombay and Thane started in. So this has been repeatedly asked in many examinations. बॉम्बे से थाने तक सबको पता होता है, but in which year did it start? It was in the year 1953. Okay. और फैक्ट के बाद फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है? फादर ऑफ रेलवेज ये बोला जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को. किसे बोला जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन. JEORG, जॉर्ज स्टीफेंसन. सो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन पॉइंट्स को भी साइड में लिख लेना चाहिए. और दूसरी बात ये कि जो बॉम्बे से थाने तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? वो थी 21 माइल्स. 21 माइल्स की दूरी तय की थी पहली ट्रेन में. और एग्जैक्ट डेट अगर बताएं तो ये था अप्रैल 16th, अप्रैल 16, 1853. So this was the date. ये किसके अंडर में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. गवर्नर जनरल इस समय कौन थे? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी. Okay, so we will look at the next question now. Which governor general introduced doctrine of lapse? तो डॉक्टराइन ऑफ लैप्स इसके अंदर में हुआ था, और इसमें क्या था? सबसे पहले डॉक्टराइन ऑफ लैप्स था क्या कि अगर कोई राजा ना हो, कोई राजा का संतान ना हो अगर, तो उसका जो टेरिटरी था, रीजन था, वो सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के अंदर आया था उनके रूलिंग में. और ये जो पॉलिसी लाए थे, ये जो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो लाए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी. सो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाकर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था. और इस काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह जैसे झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर जैसी जगह सीधा सीधा ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए थे.
तो आंसर होगी लॉर्ड डलहौजी। इनका शासनकाल क्या था लॉर्ड डलहौजी का? 1848 to 1856। लॉर्ड डलहौजी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए थे, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच और टेलीग्राफ लाइन और इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप हुआ था रुड़की में, और विडोरी मैरिज एक्ट, ये सब इनके अंदर आया था। तो ये इस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सॉरी, द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कोलकाता। तो इसका सीधा सीधा आंसर कोलकाता होगा, क्योंकि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोलकाता में सेटअप हुआ था। और ये कब किस लिए? तो आफ्टर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ओके, फोर्ट विलियम जगह है कोलकाता में, फोर्ट विलियम सेटअप हुआ था ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 रेगुलर जजेस थे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस वो इम्पोर्टेंट है, सर फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? ये नाम याद रखना ज़रूरी है सर। ELL इल्जा, ELLJAH इल्जा एम्पे, IMPHEY। तो लॉर्ड इल्जा एम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ओके, और हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन स्टिल जो बेसिक पावर थी, जो मेन पावर थी, वो स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आता था, और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अफेयर्स इसमें आता था। ओके, सो वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच किस फील्ड से रिलेटेड था? ये सबसे पहले तो किसके समय में आया था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। और किस चीज़ से रिलेटेड था चार्ल्स वुड डिस्पैच? ये था एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, तो आंसर वुड बी एजुकेशन। क्या था? एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था हर एक प्रोविंस में, और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टडी का मॉड्यूल था वो लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर रखा गया था। और ये बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, ये 3 जगह पर सेटअप हुआ था। और लेटर ऑन ये इलाहाबाद और पंजाब में भी हुआ था। पंजाब में 1882 में हुआ था, तो पंजाब में 1882 में हुआ था। और इलाहाबाद में ये हुआ था 1887 में, 1887 में। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1857 में, जिस समय सिपॉय मीटिंग हुआ था उसी ईयर में। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन। Now we will move to the next question. Subsidiary alliance was formed by which of the governor? तो सब्सिडियरी अलायंस कौन बनाया था? सब्सिडियरी अलायंस बनाए थे लॉर्ड वेल्सले। ओके, सो आंसर वुड बी लॉर्ड वेल्सले, सॉरी लॉर्ड वेल्सले। ओके, तो इसमें क्या करते थे?
इसमें एक राजा दूसरे राजा के साथ अलायंस फॉर्म करते थे, मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो ब्रिटिशर्स जो थे वो आस पड़ोस के जो राजा थे जिन्हें मिलिट्री हेल्प चाहिए था या असिस्टेंस चाहिए होता था ब्रिटिशर से, वो सब्सिडियरी अलायंस फॉलो करते थे। इसके काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जैसे कि ब्रिटिश सैनिक के सिवा और किसी से हेल्प नहीं ले सकते थे फिर वो, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो या फ्रेंच हो या और भी कोई हो, कोई भी नेबर उनका राजा हो, फ्रेंड हो, उनसे भी नहीं ले सकते थे। और इससे हुआ क्या था कि मिलिट्री डोमिनेंस ब्रिटिशर्स का बढ़ता गया और उन ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर थे वो ब्रिटिशर्स के बाद पास आते गए। राजा एक तरह से कमज़ोर पड़ता गया और ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते चले गए। तो नाउ हु इज़ नोन एज प्रेस लिबरेटर ऑफ इंडिया? तो प्रेस लिबरेटर कौन थे, ये पिछले की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो आंसर इज चार्ल्स मेटकैल्फे। ओके, सो चार्ल्स मेटकैल्फे रिप्लेस हो गए थे लॉर्ड ऑकलैंड से, क्योंकि ड्यू टू सम पार्टी पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड उन्होंने प्रेस को पूरी फ्रीडम दे दी थी, फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम टू इंडियन प्रेस, इम्पोर्टेंट, इंडियन प्रेस। और सेकेंडली उनको एक साल के बाद 1836 में रिप्लेस कर दिया गया, किससे? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड LAND, ओके, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये बस एक साल के लिए भारत में आए थे एज अ गवर्नर जनरल। Who was defeated in the third Anglo-Mysore War? तो एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792। और कौन थे उसमें? ब्रिटिश आर्मी थी, जी हाँ, ब्रिटिश आर्मी थी उसमें। और लड़े किसके साथ थे? क्योंकि साउथ इंडिया में हुआ था, ऑब्वियस शांति तो कोई हो नहीं सकती, ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। और पोर्चुगीज़ ये थे नहीं, तो बचा ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, जिसमें ब्रिटिशर्स जीते थे और टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इवन दो ब्रिटिशर्स जीत गए थे, टीपू सुल्तान आ गए थे, इन्हें अपना हाफ लैंड देना पड़ गया था ब्रिटिशर्स को। हालांकि टीपू सुल्तान ने फिर से 1799 में फिर से कोशिश की थी एक बार, जिसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वार बोलते हैं, बट उसमें भी टीपू सुल्तान की हार हुई थी अल्टीमेटली। तो who is known as father of civil services in India? तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं? यहाँ सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, तो किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड आल्सो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एक्सेट्रा, तो उस समय ज़रूरत थी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुटेबल ऑफिशियल्स की। तो इसके कारण introduction of convened services, popularly known as civil services, in India आया और तब सिविल सर्विसेज का परिचय रहा। ओके, आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। द ओनली वाइसरॉय हु वाज असैसिनेटेड, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल में ही एसएससी CGL में भी आया था ये क्वेश्चन, CGL में 2016 CGL में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज assassinated was लॉर्ड मायो। ओके, तो शेर अली अफरीदी या शेर अली भी उनको बोलते हैं, उन्होंने लॉर्ड मायो का मर्डर किया था इन अंडमान एंड निकोबार, जब वो जेल में थे। तो लॉर्ड मायो इंस्पेक्शन पे गए हुए थे और चाकू से उनका कत्ल किया गया था। बाई was the man?
was Sher Ali Afridi, also known as Sher Ali. The answer is Lord F. Now, partition of Bengal was carried under. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पार्टीशन ऑफ बंगाल में it was known as the most blunder and cardinal blunder of Lord Curzon. So पहले तो ये था कि ये किसके अंदर हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के अंदर. लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905. अब पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों ज़रूरी था? पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रहे थे, इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो बंगाल से कैरी आउट हो रहे थे. तो इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा था इंडियन नेशनलिज्म का. तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि बंगाल को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि नेशनल यूनिटी हैम्पर हो या डिस्ट्रॉय हो. तो उन्होंने बंगाल को बांट दिया और रीज़न ये दिया था उन्होंने, ये क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसे हैंडल करने में दिक्कत आती है. लेकिन असल रीज़न ये था कि उस नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर करना था, टू वीकन द nationalism, national movement. तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर काम आया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत अच्छी थी. तो लॉर्ड कर्जन सक्सीड हुए हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने में यहाँ पर. और एग्जैक्ट डेट की अगर आप बात करें तो वो था 16th अक्टूबर 1905. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 16 अक्टूबर 1905. और इसके बाद जस्ट एंटी नेशनल सॉरी एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो गई और काफ़ी नारे लगे. अमर सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया और इस तरह के काफ़ी नेशनल मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हुए, बट स्टिल पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया. Now, Indian National Congress was formed when Dash was the Viceroy of India. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय अब यहाँ पे लॉर्ड कैम्पफोर्ड है, लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड मिंटो है. तो आंसर इज लॉर्ड डफरिन. आप इसको याद करने का एक और तरीका रख सकते हैं याद एक ट्रिक से. डफर क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ा मूवमेंट या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आया लेटर में बाद में. तो कहने का मतलब कि लॉर्ड डफरिन एक डफर थे और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस समय सप्रेस नहीं किया. तो उसके कारण हमारी इंडिपेंडेंस को बहुत मदद मिली. तो इट वाज अ डफर, दैट मींस लॉर्ड डफरिन. So फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके बीच हुई थी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में और इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंडर लॉर्ड इरविन. तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के अंदर एंड गांधी. Okay, so it was in 1930.